Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies, welcome you all to class 9, History, chapter number 3. Third chapter, Nazism and the rise of Hitler, and this is part 2. So let us start it. Today we'll continue from political radicalism. ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल फील्ड में जर्मनी का कैसे लोग एग्रेसिव होने लगे, लोग गुस्सा अपना गुस्सा निकालने लगे, एक दूसरे के ऊपर बहुत इरिटेट होने लगे। पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारे बदलाव देखा गया, एक दूसरे पार्टी के साथ, ग्रुप के साथ बहुत टकराव हुआ। पॉइंट 1, द बाथ ऑफ वेमर रिपब्लिक इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज टू फॉर्म देयर ओन पार्टी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था 1918 में, जर्मनी में वेमर रिपब्लिक बोल के एक ठो ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको देख के बाकी सारे कंट्री में यूरोप का वो भी बनाने लगे। नंबर 2, सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टेब्लिश्ड। सोवियत जो रशिया था, रशिया में भी वर्कर्स लोग, सेलर्स लोग बनाने लगे अपना अपना पार्टी। स्पार्टिस्ट लीग वो लोग बनाए ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। रशिया में जो कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, अपना जार का शासन को हटाने के लिए, वैसे ही ये लोग बनाने लगे। द पॉलिटिकल एटमोस्फियर इन बर्लिन, बर्लिन होता है जर्मनी का कैपिटल, इट वाज चार्ज्ड विथ डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। तो बर्लिन का लोग डिमांड करने लगे कि जैसे रशिया में हो रहा है, जैसे सोवियत यूनियन में हो रहा है, रशिया में हो रहा है, तो वैसे हमारा गवर्नेंस चाहिए। द अंग्रेज पार्टिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। बाद में जर्मनी में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाने लगे। बोथ रिवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सिचुएशंस या सॉल्यूशंस। ये ऐसा एक सिचुएशन आया, ऐसा एक बदलाव आया एक दूसरे के बीच में, एक साइड में रिवोल्यूशनरिस्ट और एक साइड में मिलिटेंट्स। ये सारे रेडिकल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, ये रास्ता दिखाने लगे। और बाद में ये क्या नतीजा हुआ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, हम थोड़ा ध्यान देते हैं। चलो बढ़ते हैं। अभी देखेंगे देयर इज ए रैली, एक रैली था। दिस इज ए रैली ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज द स्पार्टिस्ट लीग। ऐसा एक रैली है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, कैसे हमारे सरकार होना चाहिए, कैसे हमारे गवर्नमेंट होना चाहिए, ये लेके ये रैली बना था। नेक्स्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस। आपको पता है कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1918 में, जर्मनी का हालत कैसा था, लास्ट क्लास में हम पढ़े हैं। फिर भी अभी थोड़ा ओवरऑल देख लेते हैं। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वॉर रिपेरेशंस इन गोल्ड। जर्मनी में युद्ध में जो पैसा खर्चा किया था, वो लोन लाया था, अलग अलग देश से लोन लाया था। और लोन को कैसे चुकाएगा? अपना पास जो सारे गोल्ड था, जो सोना था, उसको भरना पड़ेगा। इसके वजह से उसका पास पूरा खाली हो गया। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट टाइम रिसोर्सेस वेयर स्कैर्स। ऐसा हुआ कि गोल्ड जो घटने लगा, रिसोर्सेस पूरा खत्म हो गया। In 1923, Germany refused to pay and the French occupied it, leading industrial area Ruhr to claim their coal. तो जब जर्मनी ने लगभग 1923 के आसपास वो पैसा नहीं चुका पाया, तो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी का जो कोल एरिया था रूर नाम में, RUHR रूर, ये ले गया। पैसा नहीं दे पाया तो धीरे धीरे कुछ तो देना पड़ेगा ना। With too much of printed money in circulation, the value of the Germany mark fell. जर्मनी का सरकार ने क्या किया, बहुत सारे प्रिंटेड उनका जो करेंसी था वो सर्कुलेट करने लगे। अगर सबका घर में पूरा बंच ऑफ मनी रहेगा, बास्केट फुल मनी रहेगा, तो मनी का जो वैल्यू है घट जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अप्रैल महीना में USA डॉलर, एक डॉलर को जर्मनी का करेंसी 24,000 होता था। मतलब 24,000 जर्मनी करेंसी होने से रशिया का एक डॉलर के साथ समान। जुलाई में वो 3,53,000 हो गया। अगस्त में इट बिकेम
46 to 1000, it means 4621,000. देन लगभग दिसंबर में इट बिकेम 98,860,000. देन वी कैनॉट इमेजिन द फिगर इट बिकेम, बाद में ट्रिलियन में बन गया. मतलब जो कि करेंसी का वैल्यू था वो धीरे 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 पूरा घटने लगा, क्योंकि सबके पास करेंसी हो गया, सबके पास नोट हो गया. अगर सबके पास नोट्स होगा तो कोई नहीं पूछेंगे. तो ऐसे हुआ. ये आप एक पिक्चर देख सकते हो, पूरा बास्केट में भर के सब नोट्स लाए हैं मजदूर को देने के लिए, वर्कर्स को देने के लिए. लिखा है ना, बास्केट्स एंड कार्ड्स बीइंग लोडेड एट द बैंक इन बर्लिन विथ पेपर करेंसी फॉर वेज पेमेंट. वेज का मतलब होता है हर दिन का जो पेमेंट होता है लोगों का, ये होता है. तो ये वैल्यू जो था जर्मनी करेंसी, ये घटा. ये देखो बाद में जब लोगों को जॉब नहीं मिला था, लोगों का नौकरी चला गया था, फैक्ट्री बंद हो गया था, तो लोग क्या किए, सब लोग होमलेस होने लगे, खुद का घर नहीं था. तो होमलेस लोग जो हैं ऊपर कतार में लाइन में खड़े हैं. ये शेल्टर के नहीं, नाइट शेल्टर जो होता है 1923 का पिक्चर है. यू सी द सिचुएशन ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी इन दैट टाइम. अभी बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. इसका मतलब क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन? व्हाट इज दैट? एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड. जब एक करेंसी का वैल्यू घट जाता है तो जो गुड्स होता है, जो सामान होता है, सामान का प्राइस बढ़ जाता है. द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय लॉफ ऑफ ब्रेड. देखो ये कितना कैसा बढ़िया एग्जाम्पल है समझने के लिए. इसको एक ब्रेड पीस खरीदने के लिए बास्केट में भर के कार्ट आपको पता है, कार्ट जो होता है बैलगाड़ी, इसमें लोड करके पूरा भर के लाते थे एक पीस ब्रेड लेने के लिए. यू सी द प्राइस. इट वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी. ऐसा एक सिचुएशन रहा, पूरा वर्ल्ड लेवल में सारे लोग जर्मनी को एक ऐसा इम्पाथी के सिचुएशन में देखने लगे, पूरा दयाशील होने लगे लोग. ओहो ऐसे सिचुएशन है जर्मनी में. दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज, ये जो क्राइसिस हुआ, ये जो कमी रहा, ये जो सिचुएशन खड़ा हुआ, इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. ए सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फेनोनिमली हाई. मतलब फेनोनिमली हाई मतलब ये होता है कि इतना हाई हो गया कि लोगों को अपना जिंदगी, डेली लाइफ, ये भी जिंदगी पूरा उनका गया. फिर द ईयर ऑफ डिप्रेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में कैसे डिप्रेशन आया, कैसे कमी हो गया. जर्मनी इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वे टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स लार्जर फ्रॉम द यूएसए. अमेरिका से शॉर्ट टर्म लोन, कम ईयर के लिए, कम साल के लिए लोन लाया था. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब अमेरिका का सिचुएशन खराब हो गया, अमेरिका वो लोन देना फिर बंद कर दिया. द सपोर्ट वॉज विथड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929. वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक हाउस, जो स्टॉक एक्सचेंज जो कि अमेरिका में सिचुएटेड है. जब वो डाउन हो गया तो जर्मनी को और पैसा नहीं मिला. ओवर द नेक्स्ट 3 years, जैसे कि 1929 से 1932, नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ. यूएसए का, अमेरिका का जो नेशनल इनकम था 50% घट गया, मतलब कम हो गया. फैक्ट्री शट डाउन, फैक्ट्री बंद हुआ. एक्सपोर्ट्स फेल डाउन, एक्सपोर्ट जो हो रहा था वो बंद हुआ. फार्मर्स, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ. तो ये सब करके मनी, पैसा जो था वो धीरे 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 मार्केट का प्राइस को अनुसार इसका वैल्यू घटा. वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब एंड वेयर पेड और रिड्यूस्ड वेजेस. वर्कर जो होते थे उनको कहीं कहीं जगह में कम पैसे दिया गया और बहुत सारे लोगों को अपना जॉब खोना पड़ा. ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मेन विथ प्लाकार्ड्स. ये देखो कैसा एग्जाम्पल है. लोग अपने साथ एक प्लाकार्ड, जैसे कि कोई प्रिंटिंग करते हैं ड्रेस में, कोई कुछ इमेज करते हैं, कोई कुछ नंबर्स देते हैं, ऐसे ये लोग प्लाकार्ड में लिखने लगे हैं. जैसे कि हम रैली करते हैं, कुछ प्लाकार्ड्स पकड़ते हैं, वैसे अपने साथ वो प्लाकार्ड्स पकड़ने लगे. क्या क्या लिखा था प्लाकार्ड में? विलिंग टू डू एनी वर्क. हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उस समय उनके पास जॉब था ही नहीं. तो वो लोग ऐसे साथ में प्रिंटिंग
लेके पकड़े प्रिंटिंग पकड़ के घूमने लगे कि हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमको पैसा चाहिए। आगे देखते हैं एंड ऑफ वेमर रिपब्लिक। वेमर रिपब्लिक जो था वो कैसे स्टॉप हो गया, बंद हो गया, रद्द हो गया, कैसे? पॉइंट 1, द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। इसका कुछ पहले से कुछ डिफेक्ट था, इनहेरिट पहले से, दैट मेड इट अनस्टेबल। ये स्टेबल नहीं रहा, परमानेंट नहीं रहा, वल्नरेबल, ये डेंजरियस, किससे? डिक्टेटरशिप से। क्योंकि वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे सिचुएशन खराब होने लगा और डिक्टेटरशिप का डर रहने लगा। वन वाज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है सारे कैटेगरी से लोग आएंगे, सारे लोगों का या रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, ये एक प्रॉब्लम था। अनदर डिफेक्ट जो था आर्टिकल 48 की प्रेसिडेंट को जो पावर देना इमरजेंसी का, इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल, ये एक डिमेरिट था। क्योंकि उस समय सस्पेंड हो जाता था जो सिविल राइट्स होता है सिटीजन्स का, लोगों का, ये सब खत्म हो जाता था और रूल बाय डिक्री, डायरेक्टली प्रेसिडेंशियल रूल शुरू होता था। नंबर 6, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये सारे बात को लेके लोगों का जो विश्वास था, जो उम्मीद था वेमर रिपब्लिक के ऊपर, वो बंद हो गया। व्हिच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। ऐसा लगा लोगों को कि और कुछ होने वाला नहीं है इसके साथ, चलो खत्म। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी हिटलर का बारी आया। द हीरो ऑफ दिस चैप्टर, एडोल्फ हिटलर। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। सिचुएशन ऐसा था कि हिटलर को आने के लिए ये पूरा तैयार होके था सिचुएशन। हिटलर ने, जो कि 1889 में जन्म हुए थे, कहाँ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के कंट्री है उस समय का, एक ऑस्ट्रिया हंगेरी मिल के था, फिर बाद में डिवाइड हुआ। देखो ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया अलग है, ये अलग कंट्री है, ये ऑस्ट्रिया। 1889 में जन्म हुए थे और उनका जो परिवार था वो बहुत गरीब थे, पॉवर्टी में चल रहे थे वो लोग। नंबर 3, व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की तरफ से वो युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। वो क्या थे? ही एक्टेड एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट। एक मैसेंजर बने थे फ्रंट में, स्पाई। बिकेम ए कॉर्पोरल एंड ऑन मेडल्स फॉर ब्रेवरी। उनका जो साहस के लिए, करेज के लिए उनको मेडल मिला था। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। जर्मनी जब हार के युद्ध में उनको बहुत दुख लगा, उनको बहुत चोट लगा। और क्या हुआ? द वर्साइल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल से हम पढ़े थे, अलाइड पावर्स जो थे वो ऐसा कदम उठाए कि जर्मनी फ्यूचर में युद्ध करने के लिए सोचे भी नहीं। तो ये जो डिसीजन था हिटलर को बहुत बुरा लगा। नंबर 6, 1919 में ही जॉइंड ए स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में वो पहला पार्टी में ज्वाइन किए, जो पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में वो पार्टी चेंज हो गया, चेंज करके नाम रखे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इतना बड़ा नाम रहा, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर लास्ट में फाइनली दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। धीरे धीरे पार्टी बदल के नाजी पार्टी रहा, जो कि नाजीजिम हम कहते हैं, नाजी वाला शब्द जो है। राइट, आगे बढ़ते हैं। हिटलर्स जर्नी टुवर्ड्स आयरन रूल। हिटलर जी जो उनका जर्नी कैसा था, शुरुआत में ये डायरेक्टली सक्सेस हुए या कुछ प्रॉब्लम भी था। फर्स्ट, 1923 में हिटलर प्लान किए टू सीज कंट्रोल ऑफ बावारिया। बावारिया एक एरिया था, एक जगह था, उसके ऊपर वो कंट्रोल करने के लिए वो अटैक किए, शुरुआत किए। और बर्लिन को, जो कि जर्मन का कैपिटल था, वो मार्चिंग किए, चलो अपने सोल्जर्स के साथ वो कैप्चर करने के लिए पावर को चले। लेकिन वो फेल हो गए, उनको अरेस्ट कर दिया गया, सरकार जो थे उस समय में जर्मनी में, एंड ट्राइड फॉर ट्रेजन, जेल में डाल दिया गया, एंड हिटलर को बाद में छोड़ दिया गया। फाइन। 1928 में द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन रिचस्टाग। रिचस्टाग जो कि जर्मन पार्लियामेंट है, हिटलर को सिर्फ 2.6% वोट मिला टोटल वोट का जर्मनी का। फिर बाद में 1932 में और एक बार इलेक्शन हुआ, जो कि हिटलर का जो पार्टी था, नाजी पार्टी, उसका हाईएस्ट वोट मिला, जो कि बाकी सारे पार्टी से ये था 37%। तो 37% वोट्स मिला हिटलर को। अभी
पावर को आने के लिए रास्ता खुल गया। अभी हिटलर इज रेडी टू ज्वाइन इन द पॉलिटिकल एक्चुअल पावर। अभी देखते हैं हाउ डिड हिटलर बिकम पॉपुलर। हिटलर इतना पॉपुलर कैसे हुए, देखते हैं। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर, इसको कहते हैं मेस्मराइज्ड स्पीकर। हिटलर ऐसे मोटिवेटेड बात बोलता था कि सारे लोग ऐसे सुनते रह जा रहे थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे हिटलर का बात को सुनने के लिए। सेकेंड, हिज पैशन, उनका जो पैशन था, उनका जो असलियत था, एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल, लोगों को पूरा खींच के ले आता था। नंबर 3, ही प्रोमिस्ड टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, वो वादा किया था कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नेशन बनाएंगे। क्या क्या करेंगे? अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी, हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ है वर्साइल्स ट्रीटी में, उसका बदला लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल, जर्मनी लोगों का जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको फिर बदला लाएंगे और एक बार रिटर्न कर लेंगे। ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, जो कोई किसी को काम चाहिए वो सबको काम दिया जाएगा। ये सारे बातें बताते थे हिटलर। और क्या? ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, जो युवा हैं, जो यंग हैं जर्मनी का, सबके लिए कि फ्यूचर पूरा सेफ्टी वाला फ्यूचर मिलेगा, सिक्योर फ्यूचर। लास्टली, ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, जितने सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, फॉरेन लोगों का जो दबदबा है, उनका जो कंट्रोल है, वो घटाएगा, पूरा समाप्त कर देगा। वैसे बोल रहा था अपने स्पीच में, ठीक है। अब देखते हैं सिंबॉलिक आइडेंटिटी ऑफ हिटलर। हिटलर का सिंबॉलिक मतलब कैसे, सिंबल क्या क्या था हिटलर का जो स्पीच देता था या जहाँ कहीं जाता था। सबसे पहला वाला तो रेड बैनर्स विथ द स्वस्तिक मार्क, स्वस्तिक का जो हमारे हिंदू धर्म का है, होता है ना स्वस्तिक मार्क, ऐसे करके ऐसे होता है ना, इट इज समथिंग लाइक दैट, इट इज लाइक दिस, ऐसे होता है ना, इट इज नॉट एक्यूरेट, like this, then this, it is clear, right? This was swastika mark. So this then second one is the Nazi salute, this was another symbol, सबको सैल्यूट करना पड़ता था हाथ ऊपर, जैसे प्लेज का पोजीशन लेके नाजी सैल्यूट। नंबर 3, द रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लाउज, स्पीच खत्म होने के बाद सब एक साथ ताली बजाएंगे, ये था सिंबल। So after all the speeches were all part of his spectacle of power, तो उनका स्पीच ऐसा था, ताकत वाला था, तो ये सब उस समय में ये 3 वाला इम्पोर्टेंट सिंबल था हिटलर का पावर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो सारे प्लेज ले रहे हैं, जैसा पोजीशन है वो नाजी सैल्यूट कहते हैं उसको। हिटलर बीइंग ग्रीटेड, उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा है। न्यूरेमबर्ग का 1938 का पिक्चर है ये, सारे लोग उनको रेस्पेक्ट की तरह वैसे सैल्यूट, नाजी सैल्यूट ये है। ये आप देख सकते हो, ये स्वस्तिक वाला मार्क दिख रहा है उधर, स्वस्तिक वाला मार्क ये ऊपर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ये न्यूरेमबर्ग का एक रैली है 1936 का, इधर भी आप स्वस्तिक मार्क देख सकते हो, ये रेड कलर का फ्लैग देख सकते हो, ठीक है। नाजी सैल्यूट हम देख चुके हैं। और ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं हर साल मार्चिंग के लिए, जो सब प्रिपेयर होता है, हिटलर स्पीच देते हैं, सारे लोग सुनते हैं, लोगों सब सुनने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, हिटलर एड्रेसिंग एसए एंड एसएस, हिटलर का जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, वो एसए एसएस ऐसे करके नाम दिए थे वो। और हिटलर वाज एड्रेसिंग, ही वाज कमांडिंग देम, ही वाज मोटिवेटिंग देम, एंड ही वाज ट्राइंग टू मेक देम more energized to fight for the country and make Germany the world's #1 country. Okay, so dear viewers, this is all about the chapter of the day. Once again, we'll meet in the next portion, next video. Till that, take care of yourselves. Thank you all.